चलिए देखिए, शुरू करते हैं गेहूं से, वीट। टुकड़ों में पढ़ेंगे इसको, जैसे जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट पढ़ लिया। यूजुअली ज़्यादातर केसेस में हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन और उसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन एक साथ पढ़ लेते हैं। इसमें सिंपल से पॉइंट रहते हैं, जैसे बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, ऑरिजिन क्या है, स्पीसीज कौन कौन सी हैं, कॉमन नेम क्या है, ये सब जनरल इंट्रोडक्शन में आ जाता है, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। फिर उसके बाद उसकी वैरायटी पढ़ लेंगे, वैरायटी के बाद फिर उसके बाद सॉइल एंड क्लाइमेट देखेंगे, फिर सीड रेट, स्पेसिंग, इस तरह की चीज़ें अपन पढ़ते जाएंगे और पूरा क्रॉप जो है वो अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले बात करें अपन जनरल इंट्रोडक्शन की। क्या है भाई जनरल इंट्रोडक्शन में? सबसे पहले तो बताओ भाई इसका बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम, हिंदी तो जानते ही आप, बॉटनिकल नेम की हिंदी क्या होती है? वानस्पतिक नाम। तो भाई बॉटनिकल नेम क्या है गेहूं का? ट्राइटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम एस्टिवम। सबका अपना अपना बोलने का तरीका होता है, कोई ट्राइटिकम कहता है, कोई ट्रिटिकम कहता है। ट्रिटिकम एस्टिवम। अब देखो, ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ना, ये मैंने हेक्साप्लॉइड बताया है। गेहूं के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो अलग अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हेक्साप्लॉइड गेहूं भी होता है, टेट्राप्लॉइड गेहूं भी होता है, डिप्लॉइड गेहूं भी होता है, और तीनों तरह का गेहूं का खेती की जाती है। हेक्साप्लॉइड वाली जो गेहूं है, जिसको हम लोग अभी कह रहे हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, ये बड़ा डोमिनेंट है। सबसे ज़्यादा खेती जो होती है वो इसी की होती है, ट्रिटिकम एस्टिवम की। तो वैसे तो गेहूं के अलग अलग बॉटनिकल नेम बनेंगे। अगर कोई हेक्साप्लॉइड का पूछ ले तो ट्रिटिकम एस्टिवम है, टेट्राप्लॉइड में पूछ ले तो एक ट्रिटिकम ड्यूरम है, अलग अलग बन जाते हैं। डिप्लॉइड में पूछ ले तो एक ट्रिटिकम मोनोकोकम है, और भी हैं डिप्लॉइड में, और भी हैं टेट्राप्लॉइड में, और भी हैं, और हेक्साप्लॉइड में इस ट्रिटिकम एस्टिवम के अलावा भी और हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ट्रिटिकम एस्टिवम। आप मैं जो हम लोग रोज रोटियां खाते हैं ना गेहूं की, वो इसी की खाते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम की। तो ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये कैसा है भाई? हेक्साप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड वीट है। नॉर्मल जो गेहूं होते हैं नॉर्मल जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हमेशा डिप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेक्साप्लॉइड है। एक और हम बात करें, जैसे कि बड़ा पॉपुलर है ये भी, ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम ये टेट्राप्लॉइड गेहूं है, इसकी भी खेती खूब होती है। टेट्राप्लॉइड वीट है आपका ये। कौन सा आपका? ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, दो बड़े पॉपुलर, दो की सबसे ज़्यादा खेती होती है। एक डिप्लॉइड वाला भी है पर वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, उसका एरिया तो ना के बराबर ही है। तो बॉटनिकल नेम में आप ये दो याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिटिकम एस्टिवम है जो हेक्साप्लॉइड गेहूं है, और एक ट्रिटिकम ड्यूरम है जो टेट्राप्लॉइड गेहूं है। फैमिली की बात की जाए, इसके परिवार की, इसके कुल की अगर बात की जाए तो इसकी फैमिली है पोएसी। क्या है फैमिली इसकी? पोएसी। ठीक है, ये पोएसी जो है वो अब नया नाम है, इससे पहले एक और नाम चलता था ग्रेमिनी। आज भी काफ़ी सारी किताबों में आपको ग्रेमिनी देखने को मिल जाता है, तो लिख लीजिए उसको भी। इसका जो पुराना नाम है, ओल्ड नेम, जो इसका पुराना नाम है वो है ग्रेमिनी। ठीक है, तो दोनों नाम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पोएसी के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ग्रेमिनी के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो, क्रोमोसोम नंबर की हम बात करें। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम समझते हो आप सब लोग क्या होते हैं? क्रोमोसोम, गुणसूत्र क्रोमोसोम। तो कितने होते हैं भाई? जैसे हम लोगों में क्रोमोसोम कितने हैं सबको पता होगा, 46 क्रोमोसोम हम लोगों में पाए जाते हैं। ऐसी मटर में 14 होते हैं, मक्का में 20 होते हैं। गेहूं में कितने पाए जाते हैं? अब दिक्कत यह है कि आप किसकी बात कर रहे हो सर? हेक्साप्लॉइड वाले की बात कर रहे हो क्या टेट्राप्लॉइड वाले की बात कर रहे हो कि डिप्लॉइड वाले की बात कर रहे हो? क्योंकि गेहूं तो तीनों तरह के पाए जाते हैं। गेहूं हेक्साप्लॉइड भी होता है, गेहूं टेट्राप्लॉइड भी होता है, गेहूं डिप्लॉइड भी होता है। कौन से वाले क्रोमोसोम की बात कर रहे हो आप? तो देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं का क्रोमोसोम नंबर बताइए, और क्वेश्चन में ये ना पूछा गया हो कि वो हेक्साप्लॉइड का पूछ रहा है कि टेट्राप्लॉइड का पूछ रहा है कि डिप्लॉइड का पूछ रहा है, तो आप आंसर किसका दोगे? तो ऐसी कंडीशन में हमें आंसर देना है हेक्साप्लॉइड वाला, क्योंकि ये जो है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? ट्रिटिकम एस्टिवम की होती है, हेक्साप्लॉइड गेहूं की होती है।
तो अगर क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नाम ही पूछ लिया और आपसे हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, डिप्लॉइड जैसी कोई बात नहीं करी, आपको कोई एक बॉटनिकल नेम बताना है तो आप ट्रिटिकम एस्टिवम बताएंगे। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले गेहूं कैसा होता है तो आप उसे हेक्साप्लॉइड बताएंगे। आपसे कोई पूछ ले गेहूं में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं तो आप उसे हेक्साप्लॉइड का ही क्रोमोसोम नंबर बताएंगे। टेट्राप्लॉइड का या डिप्लॉइड का तब बताना है जब वो पूछे। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि वो हेक्साप्लॉइड का पूछ रहा है कि टेट्राप्लॉइड का पूछ रहा है कि डिप्लॉइड का पूछ रहा है, क्वेश्चन में खाली ये लिखा है कि गेहूं का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो फिर आपको 42 बताना है, हेक्साप्लॉइड वाला बताना है। तो क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल्स टू 42। ठीक है, ये जो 42 है वो कैसा है आपका, हेक्साप्लॉइड है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे सर ये हेक्साप्लॉइड है तो यहाँ पर आपने 2n क्यों लिखा है, 6n क्यों नहीं लिखा। ध्यान सुनिएगा, 2n ही लिखा जाता है उसको, या फिर यहाँ पर 2n की जगह आप 6x लिख सकते हैं। 6n मत कर देना उसको, 6x लिखो उसको। 6x मतलब वो हेक्साप्लॉइड है, या तो 2n इक्वल्स टू 42 या 6x इक्वल्स टू 42 हेक्साप्लॉइड। और अगर टेट्राप्लॉइड पूछ लिया तो 2n इक्वल्स टू 28, ये टेट्राप्लॉइड के लिए हो गया। और अगर कोई डिप्लॉइड पूछ ले तो फिर 2n इक्वल्स टू 14, ये डिप्लॉइड गेहूं के लिए हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और टेट्राप्लॉइड गेहूं के लिए 28 है, हेक्साप्लॉइड गेहूं के लिए 42 है। क्लियर, इतनी दिक्कत में इस बात में तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक। चलो अब चलते हैं आगे, अपन चले ऑरिजिन पर। इसके ऑरिजिन पर भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है गेहूं का, गेहूं की उत्पत्ति हुई है साउथ वेस्ट एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, IMP लगा दो। हालांकि इंपॉर्टेंट तो जितने भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं सबकी सब इंपॉर्टेंट हैं, हर एक पॉइंट पर IMP कब तक लगाओगे, सब इंपॉर्टेंट ही है। कॉमन नेम की अगर बात की जाए तो गेहूं को किंग कहा जाता है, सीरियल्स क्रॉप का, किंग ऑफ द सीरियल, सीरियल्स क्रॉप का राजा कहा जाता है इसे, सीरियल्स का क्या कहा जाता है, इसे राजा कहा जाता है। चलो अब बात करते हैं इसके एरिया और प्रोडक्शन की, एरिया एंड प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती किस देश में होती है, इंडिया के अंदर। अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूं, दुनिया की बात कर रहा हूं, तो पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा एरिया में खेती होती है, तो इंडिया जो है वो नंबर 1 पर आता है। इंडिया की जो रैंक है वो नंबर 1 है, किसमें, एरिया में, यानी सबसे ज़्यादा एरिया में गेहूं की खेती हमारे इंडिया में ही होती है। लेकिन उत्पादन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में हम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। प्रोडक्शन के मामले में चाइना नंबर 1 पर आ जाता है, चाइना की रैंक पहली है, काय में, प्रोडक्शन में। लेकिन एरिया में हम लोग आगे हैं, प्रोडक्शन में चाइना आगे है। बात समझ में आ रही है। इंडिया की बात करो कि इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर पहले नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज़्यादा एरिया और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट आता है दोनों में, एरिया में भी और प्रोडक्शन में भी। एरिया और प्रोडक्शन दोनों में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रोडक्टिविटी की अगर बात की जाए, प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा उत्पादन दे रहा है, तो वो पंजाब में ज्यादा है। लेकिन प्रोडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो पंजाब में है। कोई दिक्कत, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो इंडिया नंबर 1 है एरिया के मामले में, और चाइना नंबर 1 है उत्पादन के मामले में। इंडिया फिर उसमें दूसरे नंबर पर आ जाता है। उत्पादन में इंडिया आता है दूसरे नंबर पर, सेकंड रैंक है, ठीक है, इंडिया की। लेकिन एरिया में नंबर 1 है। वही इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है एरिया और प्रोडक्शन दोनों के मामले में। लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो पंजाब के अंदर ज़्यादा है। ठीक, चलो इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज की बात कर लेते हैं। कल्टीवेटेड स्पीसीज, देखो भाई, अलग अलग तरह की इसकी प्रजातियां हैं जिनका कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको ना अपन 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। कितनी कैटेगरी में बांट रहे हैं इसको अपन? 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी कौन सी है भाई? हेक्साप्लॉइड वाली।
हेक्साप्लॉइड गेहूं की, यानी पहली प्रजाति है हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड मतलब जिसमें 2n = 42 है, जिसमें क्रोमोसोम कितने हैं 42, उनको कहते हैं अपन क्या हेक्साप्लॉइड। ठीक, और एक मानो अपन टेट्राप्लॉइड, दूसरी कैटेगरी कौन सी मानी अपन ने, टेट्राप्लॉइड प्रजाति वाली। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं 28, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं भाई 28 है। और एक है आपकी डिप्लॉइड, एक प्रजाति कौन सी है भाई आपकी डिप्लॉइड, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं भाई 14, 14 क्रोमोसोम है डिप्लॉइड के अंदर। अब हेक्साप्लॉइड में कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं वो लिख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं बता ही चुका हूं, जिसका अपन ने बॉटनिकल में स्टार्टिंग में पढ़ लिया, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक, सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो यही है। अब मैं ट्रिटिकम को ना केवल टी लिख रहा हूँ, पूरा ट्रिटिकम लिखने की जरूरत नहीं, मैं खाली, आप तो पूरा लिखो ट्रिटिकम, मैं उसको शॉर्ट में टी लिख रहा हूँ। तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये टी मैंने क्यों लिखा है, टी मतलब ट्रिटिकम। तो एक तो ट्रिटिकम एस्टिवम काय में आती है हेक्साप्लॉइड में, और कौन सी है सर जो ट्रिटिकम एस्टिवम के अलावा हेक्साप्लॉइड में आती हूँ, तो एक और लिखिए ट्रिटिकम बल्गेर, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा कोई और, एक और है ट्रिटिकम स्पैरोकोकम, वो भी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम बल्गेर और ट्रिटिकम स्पैरोकोकम, इन तीनों के अंदर कौन कौन सी, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम बल्गेर और ट्रिटिकम स्पैरोकोकम, इन तीनों के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं 42, 42, ये तीनों कैसे हैं हेक्साप्लॉइड हैं। उसके बाद हम बात करें टेट्राप्लॉइड की, तो टेट्राप्लॉइड में भी आप दो याद रखिए, एक है ट्रिटिकम ड्यूरम और एक है ट्रिटिकम डाइकोकम। टी फॉर ट्रिटिकम, ट्रिटिकम ड्यूरम जो भी पहले बताया था आपको मैंने, ठीक, और एक है ट्रिटिकम डाइकोकम, ये दो याद रखिए आप किसमें, टेट्राप्लॉइड में। और एक है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड में आप एक याद रख लीजिए, वो है ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम। इतनी प्रजातियां आपको याद रखनी है, इतनी स्पीसीज जो है वो आपको याद रखनी है। कितनी है भाई, 3 ये हैं, 2 ये हैं, 5 और 1 6, टोटल 6 याद रखो, यानी 6 बॉटनिकल नेम एक तरह से आपको याद रखने हैं। एक ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, ट्रिटिकम बल्गेर हो गया, ट्रिटिकम स्पैरोकोकम हो गया, ये तीनों हेक्साप्लॉइड हैं। ट्रिटिकम ड्यूरम हो गया, डाइकोकम हो गया, ये टेट्राप्लॉइड है। ट्रिटिकम मोनोकोकम हो गया, वो आपका डिप्लॉइड में आता है। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में थोड़ी और जानकारी, इनको किन किन कॉमन नाम से जाना जाता है, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्टिवम को यूजुअली हम लोग किस नाम से जानते हैं, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको कॉमनली कहा जाता है ब्रेड बीट या मैक्सिकन ड्वार्फ बीट। क्या कहा जाता है इसको, आल्सो कॉल्ड ब्रेड बीट, इसको ब्रेड बीट भी कहते हैं, या फिर इसको मैक्सिकन ड्वार्फ बीट भी कहते हैं, मैक्सिकन ड्वार्फ बीट, क्योंकि ये अपने इंडिया की नहीं है, मैक्सिको से लाई गई थी, मैक्सिकन ड्वार्फ बीट। ठीक है, ये जो बोनी प्रजाति है ये मैक्सिको से आई हुई है। ठीक है, ये वाली जो है ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। हमारे देश में जितने भी एरिया में गेहूं की खेती होती है उसका 87%, 87% एरिया अकेला ये कवर कर लेती है, कवर 87% एरिया इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितनी भी एरिया में खेती होती है गेहूं की, उसमें से ट्रिटिकम एस्टिवम 87% एरिया के अंदर होती है। दूसरी हम देखेंगे यहाँ पर ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम को किस नाम से जाना जाता है, ट्रिटिकम ड्यूरम को हम मैक्रोनी बीट कहते हैं। आप लोगों ने पास्ता खाया होगा, पास्ता जो होता है ना वो एक्चुअल में इसी का बनता है, ट्रिटिकम ड्यूरम का। सूजी आपने खाई होगी, सूजी का हलवा वगैरह, तो वो सूजी जो होती है वो भी ट्रिटिकम ड्यूरम की ही बनती है। दूसरे नंबर पे ये ट्रिटिकम ड्यूरम ही आता है। हमारे देश में जितने भी एरिया में खेती होती है उसका कुल 12% एरिया में ट्रिटिकम ड्यूरम की खेती होती है। 87% एरिया में ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, 12% एरिया में ट्रिटिकम ड्यूरम हो गया। पहले तो इसको देख लो भाई, इसको क्या कहते हैं, क्या हुआ भाई इसको, एक मिनट, तो भाई हम बात कर रहे थे कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैक्रोनी बीट, मैक्रोनी बीट, मैक्रोनी गेहूं, पास्ता वाला जो गेहूं होता है ना वो इसी को है।
इसी को अपन लोग यूज करते हैं सूजी बनाने में, यूज्ड फॉर दी सूजी प्रिपरेशन, सूजी बनाने में इसका यूज किया जाता है, सूजी प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत एरिया कवर करता है ये कवर करता है 12% एरिया, 12% एरिया इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जितने भी एरिया में गेहूं की खेती की जा रही है उसका 12% एरिया ट्रिटिकम ड्यूरम जो है वो कवर कर लेता है। एक और लिखो ट्रिटिकम डाइकोकम के बारे में, उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रिटिकम डाइकोकम, इस पर क्या क्वेश्चन है भाई, यही चीज है कि भाई इसका कॉमन नेम क्या है। ट्रिटिकम डाइकोकम जो है उसको ना इमर बीट कहा जाता है। लिखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आल्सो कॉल्ड इमर बीट, इमर बीट, EMMER, इमर बीट इसको कहा जाता है। उपमा खाया आप लोगों ने, उपमा साउथ इंडिया में बड़ा पॉपुलर है। उपमा जो होता है ना वो इसी का बनता है, इमर बीट का। तो जो उपमा बनाया जाता है फॉर दी उपमा प्रिपरेशन, इसका यूज काय में किया जाता है, उपमा प्रिपरेशन, उपमा प्रिपरेशन, उपमा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इसको बेसिकली कहाँ ग्रो किया जाता है, इसको ग्रो किया जाता है साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में। अब एरिया कितना बचा भाई, 87% एरिया तो ये ले गया अपना ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, 12% एरिया ये ले गया, बचा कितना 1%। तो बाकी के 1% एरिया में ये ट्रिटिकम डाइकोकम आ जाता है। ये कवर करता है 1%, 1% एरिया इंडिया के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सब सिंपल ही सिंपल चल रहा है। चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ भाई गेहूं जो है वो किस तरह का, और इसके बारे में बेसिक जानकारी। जैसे गेहूं C3 है या C4 है, तो गेहूं जो है वो आपका एक C3 प्लांट है। गेहूं कैसा प्लांट है, C3 प्लांट है। अब ये C3 क्या होता है, C4 क्या होता है, कैम क्या होता है, ये सब प्लांट फिजियोलॉजी में देख लेंगे, या जिन लोगों को पहले से पता हुआ ना कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये एक लॉन्ग डे प्लांट है। अब ये लॉन्ग डे क्या होता है, शॉर्ट डे क्या होता है, डे न्यूट्रल क्या होता है, ये सब भी अपन फिजियोलॉजी का पार्ट है, वहाँ पर देख लेंगे, या जिन लोगों को पहले से पता होगा उनको पता ही है। और इसके अलावा ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। ठीक है, अब ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ये सब कुछ अपन प्लांट ब्रीडिंग में देख लेंगे, या जिनको पहले से पता होगा उन्हें पता ही है। इसके अलावा हम बात करें इसकी इनफ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं, इस पर भी बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफ्लोरोसेंस, IMP लगा दो, इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मतलब उसका जो वो पुष्प गुच्छ होता है, मतलब जो एरिया प्लांट का वो पार्ट जहां पर फूल बनते हैं, उस पार्ट को कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। कोई भी प्लांट हो, जिस प्लांट के पार्ट पर फूल निकलता है, फूल वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको इनफ्लोरोसेंस कहा जाता है। तो अलग अलग प्लांट में उस फूल वाले हिस्से को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, गेहूं के अंदर वो जो फूल वाला पार्ट है, फूल वाला पार्ट से मतलब है गेहूं की जो बालियां होती हैं, गेहूं की बालियां होती है ना, उसी को कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। तो वो है हेड, या उसको ईयर बोल सकते हैं, उसको स्पाइक बोल सकते हैं। तो 3 नाम हैं, उसको हेड भी बोलते हैं, उसको ईयर भी बोलते हैं, उसको स्पाइक भी बोलते हैं। कोई भी बोल सकते हो आप, हेड बोल सकते हो, ईयर बोल सकते हो, स्पाइक बोल सकते हो। तीनों से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा। चलो और देखो भाई, गेहूं का जो फूल होता है ना, फ्लावर होता है ना, अगर आपने कभी ढंग से देखा हो, मेरे हिसाब से तो ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने ना देखा हो, सभी ने गेहूं का पौधा देखा है। गेहूं के पौधे में गेहूं की बालियां भी देखी हैं। गेहूं की जो बालियां होती हैं वो कैसी होती हैं भाई, सबको पता है कैसी होती हैं। गेहूं की बालियां कैसी होती हैं भाई, सबको पता है। अब आपने अगर गेहूं की बालियों में से कोई एक सीड को निकाल के देखना, उसमें से एक बीज को निकालना, तो उस पर ना 2 छिलके आपको मिलेंगे। उस गेहूं के बीज पर 2 छिलके आपको मिलेंगे। वो 2 जो छिलके होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसमें से एक छिलके को कहा जाता है लेमा, और दूसरे छिलकों को कहा जाता है पेलिया। लेमा एंड पेलिया, ये 2 छिलके होते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, जैसे गेहूं है, मैं यहाँ पर एक बनाने की कोशिश करूँ, देखो इस तरह से, ये गेहूं की बाली होगी, इसी तरीके की होती है गेहूं की बाली, और इस पर ऑन्स निकले होते हैं ऐसे, ये ऑन्स निकले होते हैं, और इस पर ऑन्स निकले होते हैं, और इस पर ऑन्स निकले होते हैं ऐसे, 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 और इस पर ऑन्स निकले होते हैं ऐ
इसी तरह से होती है। अब इसमें से अगर मान लीजिए मैं, ये क्या है भाई, ये हेड है, इसी को हम हेड बोल दो, या इसी को स्पाइक बोल दो, या इसी को ईयर बोल दो। ये क्या है, उसकी इनफ्लोरोसेंस है। ये गेहूं की इनफ्लोरोसेंस क्या है, यही है। ठीक, अब इसमें ये जो आप देख रहे हो व्हाइट कलर के, ये जो बाहर निकले हुए हैं, इनको कहते हैं ऑन्स। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसके ग्रेन की बात करूँ, गेहूं का जो बीज है उसमें से अगर मैं इस एक वाले पार्ट को बाहर निकालूं, तो मान लीजिए ये गेहूं का बीज हो गया। ठीक है, ये गेहूं का बीज हो गया। इसके ऊपर ना 2 छिलके होते हैं, एक छिलका ऐसे कवर होगा, ठीक है, और दूसरा छिलका जो है वो कुछ ऐसे कवर होगा। ठीक है, और उसी से ऐसे ऑन्स निकले होंगे। तो 2 छिलके होते हैं इसमें, एक होता है लेमा और एक होता है पैलिया। एक होता है लेमा और एक होता है पैलिया। ये जो है आपका, इसको कहते हैं अपन लेमा। क्या बोलते हैं इसको अपन, लेमा नहीं, ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे लेमा, क्योंकि ऑन्स जो होते हैं ना वो हमेशा लेमा से निकलते हैं। तो ये वाला, और क्या कर दिया भाई तुमने, तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं लेमा। ठीक है, और ये जो लेमा है, इसी लेमा से निकल रहे हैं ये ऑन्स। तो क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ लें कि ये जो ऑन्स होते हैं, गेहूं की बालियों पर ऐसे ऑन्स देखे हो, तो ये जो ऑन्स होते हैं ये किससे निकलते हैं, ये लेमा से निकलते हैं। ठीक है, और एक जो पार्ट है ये है पैलिया। ठीक है, तो ये 2 पार्ट होते हैं। तो जो गेहूं के जो दाने होते हैं, जो ग्रेन होते हैं, ये 2 चीज़ों से कवर्ड रहते हैं, कवर्ड बाय लेमा एंड पैलिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो गेहूं का जो दाना होता है, उसका जो सीड होता है, वो लेमा और पैलिया दोनों चीज़ों से कवर होता है। ठीक है भाई, चलो अब बात करें भाई इसकी रूट की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें रूट को देख लो भाई, गेहूं के अंदर रूट कैसी होती है। गेहूं के अंदर ना 2 प्रकार की रूट पाई जाती हैं, एक सेमिनल रूट होती है और एक क्राउन रूट होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। जैसे मान लीजिए ये आपकी हो गई ज़मीन, ये आपका खेत हो गया। ठीक, अब आपने यहाँ पर खेती की है, आपने सबसे पहले क्या किया, गेहूं को बो दिया, उसकी बुवाई कर दी। तो ये रहा भाई गेहूं का बीज जो ज़मीन के नीचे है। अब इसमें जर्मिनेशन होगा, सबसे पहले प्लांट बन के तैयार होगा, एक छोटा सा सीडलिंग बनेगी, उसमें उसकी रूट डेवलप होंगी। तो स्टार्टिंग में जो इसमें से रूट डेवलप होंगी, ये एक प्लांट बन गया। ठीक है, स्टार्टिंग में जो इसमें से रूट्स डेवलप हो रही हैं, ये जो इनिशियल रूट्स हैं इसकी, इन रूट्स को हम लोग सेमिनल रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सेमिनल रूट। ये जो सेमिनल रूट होती है ना, ये टेम्परेरी होती है, ये परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी होती हैं। कभी भी ये रूट जिंदगी भर नहीं रहेंगी, कुछ समय के लिए। यूजुअली देखा जाए तो 20 से 25 दिन तक बस खाली ये रूट रहती है। कौन सी, टेम्परेरी रूट, ये वाली। तो प्लांट की जो अर्ली स्टेज होती है, उस अर्ली स्टेज में ये वाली रूट निकलती है, जिनको सेमिनल रूट कहा जाता है। 20 से 25 दिन बाद, आफ्टर 20 to 25 DAS, DAS का मतलब क्या होता है, डे आफ्टर सोइंग। ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ये शॉर्ट में लिखा होता है DAS। DAS का मतलब क्या होता है, डेज आफ्टर सोइंग, बुवाई के कितने दिन बाद, DAS। तो 20 से 25 दिन बाद, बुवाई के 20 से 25 दिन बाद हम देखते हैं यहाँ पर नई रूट्स बाहर निकल के आते हैं। 20 से 25 दिन बाद तो ये प्लांट भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ बना लेते हैं एक प्लांट, तो ये प्लांट भी थोड़ा सा बड़ा हो गया 20 से 25 दिन बाद। यहाँ पर ये इसका सीड हो गया। अब ये जो सीड, इसकी जो सेमिनल रूट्स हैं, ये धीरे धीरे से डिसइंटीग्रेट होंगी। डिसइंटीग्रेट से मतलब बेकार होना शुरू हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये इस जगह पर नई रूट डेवलप होंगी। इस तरीके से ये रूट डेवलप होती है, कुछ इस तरीके से होती है। आपने महारानी का ताज देखा है, ताज जो महारानियां पहनती हैं, कुछ ऐसा ताज होता है, ऐसा क्राउन जिसको बोलते हैं अपन, इस तरह का ताज आपने देखा होगा, ऐसा ताज होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो रूट निकल रही हैं, इन रूट को कहते हैं क्राउन रूट। तो क्राउन का, ताज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो ताज होता है महारानी को ताज पहनने का, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्राउन। यहाँ पर ये जो रूट निकल रही है वो भी कैसे शेप की निकल रही है, क्राउन शेप की निकल रही है, इसलिए इसको कहते हैं क्राउन रूट। और ये जो क्राउन रूट होती है ना, यही परमानेंट रूट होती है, जीवन भर फिर उसमें गेहूं के पौधे में यही रहने वाली है, ये परमानेंट रूट है। तो 2 प्रकार की रूट हो गई, एक सेमिनल रूट हो गई और एक परमानेंट रूट हो गई। तो ये जो क्राउन रूट होती हैं, ये कब आती हैं, 20 से 25 दिन बाद आती हैं। और जिस समय ये आती हैं उस समय आपको कम से कम एक सिंचाई तो करनी ही करनी पड़ेगी, बहुत बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ये परमानेंट रूट है। अगर ये परमानेंट रूट डैमेज हो गई, खराब हो गई, तो आपका पूरा प्लांट जो है वो खत्म हो जाएगा, प्लांट जो है कुछ बचेगा नहीं। भाई परमानेंट रूट ही अगर आपने खराब कर दी, तो जिस समय ये आ रही हैं उस समय एक सिंचाई देना बहुत 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 ज़रूरी होता है।
इसलिए कहते हैं ना कि गेहूं के अंदर इरिगेशन की जो क्रिटिकल स्टेज है वो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है, CRI स्टेज इसको हम कहते हैं। तो ये वाली जो स्टेज होती है, इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट जब बनती है उसको कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, शॉर्ट में कहते हैं CRI स्टेज, CRI स्टेज। और इस स्टेज पर इरिगेशन देना बहुत बहुत कंपलसरी है। इरिगेशन इज मस्ट, जरूरी है, मस्ट मतलब जरूरी है, देना ही देना पड़ेगा CRI पर। किसी और स्टेज पर दो ना दो, लेकिन इस स्टेज पर तो देना ही देना पड़ेगा, CRI स्टेज पर। बात क्लियर हुई, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ें और देखो भाई, गेहूं के अंदर आपने एक नाम सुना होगा नॉरिन-10। ये क्या होता है भाई नॉरिन-10? पहले तो लगा दो इसके ऊपर IMP, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए हैं नॉरिन-10 के ऊपर। नॉरिन-10 गेहूं की एक ऐसी वैरायटी थी जो कि छोटी थी, ड्वार्फ थी, ठीक है। और फिर उसका बाद में यूज़ किया जाने लगा गेहूं की नई नई वैरायटी बनाने में। यानी नॉरिन-10 जो है अब एक जीन की तरह है। एक्चुअल में नॉरिन-10 जीन का नाम नहीं है, नॉरिन-10 तो एक वैरायटी का नाम है, लेकिन उस वैरायटी की कभी खेती नहीं की गई। उस वैरायटी को हमने रिसर्च में यूज़ किया, उस वैरायटी को हमने गेहूं की और दूसरी बोनी प्रजाति बनाने के लिए यूज़ किया। यानी हमने वो जो वैरायटी थी नॉरिन-10, उसमें से वो बोनेपन वाला जीन हमने बाहर निकाला है। तो उस जीन को क्या नाम दें? तो उस जीन को नाम दे दिया उसी वैरायटी का ही, नॉरिन-10। तो नॉरिन-10 तो एक्चुअल में एक वैरायटी है, लेकिन आज उसे हम लोग कहते हैं क्या, नॉरिन-10 जीन। तो नॉरिन-10 जीन ये रेस्पॉन्सिबल है गेहूं की बोने के लिए, उसकी ड्वार्फनेस के लिए। आपको पता है आज़ादी के बाद और हरित क्रांति से पहले गेहूं की हाइट कितनी हुआ करती थी? मेरे बराबर, मुझसे भी ऊंचे ऊंचे हाइट के गेहूं होते थे। और आज आप गेहूं देखते हो वो कैसे होते हैं, अपने घुटनों तक ही आते हैं, बस ऐसे छोटे छोटे से गेहूं होते हैं। तो ये गेहूं इतने बौने कैसे रह गए? अच्छा, बौने गेहूं ज़्यादा बढ़िया है कि लंबे वाले? सीधी सी बात है, बौने गेहूं ज़्यादा बढ़िया माने जाते हैं, क्योंकि उसमें उत्पादन भी अच्छा होता है और लॉजिंग वगैरह नहीं होती, तेज हवाएं वगैरह चलती तो वो गिरते नहीं, जबकि इतने लंबे वाले गेहूं है वो तुरंत गिर जाते हैं हवा की वजह से। तो नॉरिन-10 वो जीन है जिसकी वजह से गेहूं के अंदर बौनापन आता है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई गेहूं के अंदर जो ड्वार्फनेस होती है उसके लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है? तो ये जो नॉरिन-10 है ये जीन रेस्पॉन्सिबल है, दिस जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस। तो जो गेहूं के अंदर बौनापन होता है वो इसी की वजह से होता है, नॉरिन-10 की वजह से। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अच्छा, गेहूं का टेस्ट वेट बताइए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टेस्ट वेट क्या है गेहूं का? अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट वेट क्या होता है। टेस्ट वेट मतलब 1000 दानों का वजन, 1000 दानों का वजन, वेट ऑफ द 1000 सीड। 1000 दानों का वजन जो होता है उसको टेस्ट वेट कहते हैं। तो गेहूं में कितना होता है? लगभग 40 ग्राम। IMP लगा दो, इसके ऊपर भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गेहूं का टेस्ट वेट क्या है, 40 ग्राम। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, गेहूं के अंदर एक खरपतवार लगता है जिसका नाम है फेलरिस माइनर, जिसे हिंदी में कहते हैं गेहूं का मामा। बड़ा खतरनाक है, इससे इतना परेशान है पूरा पंजाब हरियाणा, बहुत परेशान है। इसने तो रेजिस्टेंस भी डेवलप कर लिया। अब इसके लिए एक दवाई डाली जाती है आइसोप्रोटीरोन। इस गेहूं का मामा, इस फेलरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए एक दवाई डाली जाती है आइसोप्रोटीरोन। पंजाब हरियाणा में तो इतना आइसोप्रोटीरोन डाला गया है कि अब फेलरिस माइनर को कुछ होता ही नहीं है उस दवाई से, रेजिस्टेंस हो गया उसके अंदर। कितना भी आइसोप्रोटीरोन डाल रो, फेलरिस माइनर तो ढीठ बन के खड़ा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं होता उसको। अब वहाँ पर नई नई दवाइयाँ यूज़ की जा रही हैं। तो ये जो फेलरिस माइनर है, पूछ लेते हैं कि इस फेलरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना है। तो ये भी लिख लो आप, टेस्ट वेट ऑफ द फेलरिस माइनर, टेस्ट वेट ऑफ फेलरिस माइनर। फेलरिस माइनर गेहूं का मामा जिसको कहा जाता है, खरपतवार है, ये वीड है, वीड। ठीक है, इनिशियल स्टेज में तो पहचान ही नहीं पाओगे, ये फेलरिस माइनर और गेहूं दोनों के पौधे बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। अच्छा, इसका टेस्ट वेट कितना है? 2 ग्राम। लगा दो इस पर भी IMP। टेस्ट वेट कितना है इसका भाई? 2 ग्राम टेस्ट वेट है। गेहूं के अंदर प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? इस पर भी लगाइए IMP। गेहूं के अंदर प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटेन। कौन सा प्रोटीन है भाई? ग्लूटेन। IMP लगा दो इस पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लूटेन। और कितना प्रतिशत पाया जाता है? 8 से 11 के बीच में, 8 से 11% ग्लूटेन पाया जाता है गेहूं के अंदर। ठीक है, याद रहोगे, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। चलो अब आते हैं अपन गेहूं की वेराइटीज पर। गेहूं की वेराइटी,
देखो अभी गेहूं की अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैरायटी की बात करूं तो उनको याद कर पाना नामुमकिन है, वो आप याद कर भी नहीं पाओगे। बहुत सारी हैं, हजारों की संख्या में वैरायटी हैं पूरी इंडिया में। अब एक फसल की आप हजार हजार वैरायटी याद करोगे तो बाकी चीज़ें कब पढ़ोगे तो वैरायटी के ऊपर ऐसा है कि क्वेश्चन कैसे आएगा किसी को नहीं पता। आप चाहे कितनी भी वैरायटी पढ़ के चले जाओ, ज़रूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन वैरायटी वाला सही हो। तो वैरायटी वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक तरह से कह सकते हैं जुआ है। आपने याद कर लिया, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो भाई आ जाएगा उसी से क्वेश्चन, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो क्योंकि वैरायटी तो अनलिमिटेड है भाई। अब गेहूं की वैरायटी देख लो तो हजारों की संख्या में वैरायटी है। अब हजारों की संख्या में वैरायटी तो आप याद कर नहीं सकते, अकेला गेहूं तो है नहीं कि अकेले गेहूं को ही पढ़ना है। गेहूं के अलावा ना जाने कितनी क्रॉप है, किन किन की वैरायटी याद रखोगे। ऐसे एक एक क्रॉप की हजार हजार वैरायटी याद रखोगे तो हो गया, बन गए आप अधिकारी, कभी नहीं बन पाओगे। तो भाई गेहूं के लिए या किसी भी क्रॉप के लिए वैरायटी जो है वो याद रखो जिनके ऊपर पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या जो इतिहास में बड़ी पॉपुलर वैरायटी रही है, बस खाली उनको याद रखो। इसके अलावा फालतू और ज़्यादा वैरायटी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो बेकार की मेहनत हो जाएगी बस। तो वैरायटी वही याद रखो जिनके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और जो बड़ी पॉपुलर है, फेमस है। केवल वही वैरायटी बस हमको याद रखनी है, इससे ज़्यादा कोई और वैरायटी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन भी उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वैरायटी में पहले तो आप देखो प्राइमरी इंट्रोडक्शन वैरायटी कौन सी है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन वाली वैरायटी कौन सी है। अब ये क्या चीज़ है भाई, प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, पहले इसके बारे में तो बता दो सर थोड़ा सा। देखिए इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वैसे तो ये प्लांट ब्रीडिंग में हम बताएंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति से पहले हमारे देश में सभी जो गेहूं थे वो कैसे थे, टॉल थे, लंबे वाले गेहूं थे, ड्वार्फ वाले गेहूं थे ही नहीं। हमारे भारत में कभी ड्वार्फ गेहूं उगाया ही नहीं गया, कभी किसी ने देखा ही नहीं होता कैसा है। ये गेहूं उगाया गया था, मैक्सिको में डेवलप किया था नॉर्मन बारलोग ने, जिनको अपन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो मैक्सिको में नॉर्मन बारलोग ने ड्वार्फ गेहूं बनाया था। तो जब कोई ऐसी वैरायटी, कोई भी ऐसी क्रॉप की वैरायटी जो किसी ऐसे देश में ले जा रही हो जहां पर उसका पहले कभी कल्टीवेशन नहीं किया गया हो, उस प्रक्रिया को इंट्रोडक्शन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। तो भाई हमारे देश में पहले कभी बोना गेहूं था ही नहीं, ड्वार्फ गेहूं कभी था ही नहीं। उस समय जब हरित क्रांति चल रही थी, उस समय पहली बार उस बोने गेहूं को मैक्सिको से इंडिया में लाया गया। पहली बार हमारी देश की धरती पर ड्वार्फ गेहूं ने कदम रखा। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, इंट्रोडक्शन हो गई। ध्यान रखना पहली बार होना चाहिए वो। अब जैसे अब तो अपने देश में काफ़ी सारे ड्वार्फ गेहूं की वैरायटी है, अब भले ही आप कोई भी ड्वार्फ गेहूं उठा लो तो उसे इंट्रोडक्शन नहीं कहेंगे, पहली बार जो आएगा उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं हम। तो ड्वार्फ गेहूं पहली बार आया था तो उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। अब मान लीजिए वो जो आप गेहूं लेकर के आए हो अपने देश में, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक जैसा मैंने बताया प्राइमरी इंट्रोडक्शन, और एक होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। एक होता है कौन सा, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है भाई, प्राइमरी इंट्रोडक्शन मतलब कि जो गेहूं या जो भी क्रॉप की वैरायटी आप लेकर के आए हो उसमें आपने कोई बदलाव नहीं किया, कोई भी बदलाव नहीं किया, जैसी उस देश में थी वैसी ही हमारे देश में ग्रो होगी, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया, तो उसे कहते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। और कई बार ऐसा होता है कि भाई हम दूसरे देश से वैरायटी लेकर के तो आए हैं, लेकिन हमारे देश के जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसमें वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, ठीक से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। तो हमने प्लांट ब्रीडिंग की मदद से उसमें कुछ बदलाव कर दिए, और बदलाव करने के बाद फिर उसको हमने खेती के लिए यूज़ किया। तो बदलाव करने के बाद जब आप यूज़ करोगे ना तो उसे कहेंगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, और बिना किसी बदलाव के यूज़ करोगे तो उसे कहेंगे प्राइमरी इंट्रोडक्शन। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन वाली वैरायटी कौन सी है, सबसे पहली सेमी ड्वार्फ व्हीट की, सेमी ड्वार्फ व्हीट की जो सबसे पहली अगर हम बात करें प्राइमरी इंट्रोडक्शन वाली, यानी जैसी उस देश में थी वैसी ही हमारे देश में ग्रो करना शुरू कर दी। उसमें एक बड़ी पॉपुलर है सोनारा 64 और एक है लर्मा रोजा, सोनारा 64 और एक है लर्मा रोजा, लगा दो IMP दोनों पर। ये कैसी है भाई, प्राइमरी इंट्रोड्यूस है, यानी सोनारा 64 लर्मा रोजा सेम इसी नाम से, ऐसी की ऐसी ये मैक्सिको में ग्रो हो रही थी, वहाँ से अपने देश में ले आए, उसी नाम से अपने देश में भी ग्रो होने लगी। और हम बात करें सेकेंडरी इंट्रोडक्शन वैरायटीज़ की, इसमें एक है कल्याण सोना और सोनालिका, कल्याण सोना, कल्याण सोना, और एक है सोनालिका, ठीक है, कल्याण सोना और सोनालिका, ये दो हैं, बड़ी पॉपुलर हैं ये, ठीक। ये कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है, आपकी मैक्सिको से, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी मैक्सिको,
ये मैक्सिको से इंट्रोड्यूस की गई हैं, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैक्सिको, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैक्सिको से लाई गई हैं। ठीक, इतनी बातें याद रहेंगी आपकी। मैक्सिको में भी कहाँ से, मैक्सिको में याद करो एक इंस्टीट्यूट है सिमिट, CMMIT। हालांकि ये तब उस वक्त में ये एग्जिस्टेंस में नहीं था, उस समय एक छोटा सा रिसर्च स्टेशन हुआ करता था, बाद में सिमिट बना। ठीक, अच्छा, इसमें से जो वैरायटी है एक लर्मा रोजा, उसकी अगर मैं बात करूं तो ये तीनों प्रकार के रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लर्मा रोजा, याद रखिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, लर्मा रोजा, IMP लगा दीजिए। गेहूं के अंदर एक बीमारी है रस्ट बीमारी, हालांकि अब तो वो बीमारी कहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि गेहूं की कोई भी वैरायटी अगर बाजार में आती है तो वो रस्ट रेजिस्टेंट होनी चाहिए, तभी आएगी, नहीं तो वो वैरायटी कभी रिलीज होगी नहीं। तो 3 प्रकार के रस्ट लगते हैं गेहूं के अंदर, उन तीनों प्रकार के लिए रेजिस्टेंट थी ये लर्मा रोजा। ये जो लर्मा रोजा है ये रेजिस्टेंट थी टू ऑल 3 टाइप ऑफ रस्ट, जो तीनों प्रकार के रस्ट हैं उन तीनों प्रकार के रस्ट के लिए ये वैरायटी आपकी रेजिस्टेंट थी। अच्छा, सबसे पहली ड्वार्फ जीन वैरायटी बताइए, गेहूं की सबसे पहली ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है? सबसे पहली ड्वार्फ वैरायटी वो है नॉरिन 10। ड्वार्फ जीन वैरायटी जो है आपकी नॉरिन 10 है, याद रहेगा, नॉरिन 10। ये किसने डेवलप की थी? नॉर्मन बोरलॉग ने, डेवलप्ड बाय नॉर्मन बोरलॉग ने डेवलप की थी इसको। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, कुछ स्पेशल वेराइटीज़ और हैं, कुछ स्पेशल वेराइटीज़ भी हैं उत्तर प्रदेश की, वो भी आप याद रखिए अपने यूपी एग्ज़ाम के लिए। कौन कौन सी हैं? जैसे कि एक लेटेस्ट वैरायटी में आप लिख लीजिए कुछ, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन अपन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। लेटेस्ट में एक वैरायटी है आपकी करण बंदना, इसको लिख लीजिए आप, करण बंदना। ठीक है, इसका टेक्निकल नेम जो है वो DBW 187 है, DBW 187 है। और भी है, अब जैसे इरीगेटेड कंडीशन के लिए मैं बात करूं, इरीगेटेड कंडीशन के लिए कौन कौन सी हैं वो लिख लीजिए आप। एक लिखिए आप UP 2338, UP 2338 2338। एक लिखिए आप WH 542, WH 542 542। एक लिखिए आप PBW 343, PBW 343। ठीक है, एक लिखिए आप UP 2382, UP 2382। एक आप और लिख लो HD 2687, HD 2687। और इसके अलावा लिखो एक K9107, K9107। ठीक है, एक लिखो आप PBW 590, PBW 590 590। एक लिख लो आप K9006, K9006 9006। ठीक, एक लिखो आप DBW 17, DBW 17। एक लिख लो आप PBW 550, PBW 550। ठीक है, और इसके अलावा एक लिखो आप K307, इस पर लगा दो IMP, ये भी इंपॉर्टेंट है, K307। इसको शताब्दी के नाम से जाना जाता है, शताब्दी के नाम से इसको जाना जाता है, K307। एक है HD 2967, HD 2967। ठीक, एक नैना वैरायटी है, नैना वैरायटी जो है इसका टेक्निकल नेम जो है वो आपका है K9533 नैना। ये जो नैना है ना आपकी, ये लेट वैरायटी में आती है। ये कौन सी वैरायटी है आपकी भाई? लेट वैरायटी है आपकी। ठीक है, एक और लिखो भाई, एक है आपकी राज करके है, राज 3765, राज 3765, ये भी लेट वैरायटी ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो उसर एरिया है, उसर समझते हो आप? उसर लैंड जो होती है, उसर एरिया ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के जो उसर एरिया हैं वहां की अगर बात करें तो उसमें एक वैरायटी है KRL 1, एक है KRL
KRL1 और 4, KRL1 और 4, KRL1, KRL2, KRL3, KRL4 ऐसा होता है। ठीक है, एक है, सॉरी ऐसा नहीं होता, ये KRL1 और 4 ही है, मैं कहाँ कंफ्यूज हो गया, KRL1 4। ठीक है, एक है KRL19, KRL19, और एक है आपकी K8434, K8434। ठीक है, ये वैरायटी याद रखना आप। इसके अलावा चाहो तो एक और लिख लो, एक है KRL210 और KRL213, ये भी है KRL210 और KRL213। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो उसर एरियाज के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा अब और वैरायटी याद करने की जरूरत नहीं है, फिर तो भरमार है वैरायटियों की, आप पढ़ते जाओ। चलो अब बात करते हैं अपन सॉइल एंड क्लाइमेट की। सॉइल एंड क्लाइमेट, गेहूं के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, गेहूं को कोल्ड क्लाइमेट चाहिए और ड्राई क्लाइमेट चाहिए, मतलब ठंडा मौसम होना चाहिए और सूखा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए वहां पर। तो इसको चाहिए कोल्ड क्लाइमेट। किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट और ड्राई क्लाइमेट। तो कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट, ध्यान रखना ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना लगेगा इसको, 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो ओवरऑल टेम्परेचर है 20 से 25। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी जर्मिनेशन के लिए कितना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन के लिए भी इतना ही चाहिए, 20 से लेकर के 25 के बीच में, 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जर्मिनेशन के लिए। एक है टिलरिंग के लिए, बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टिलरिंग के लिए, क्योंकि ये कम है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ना इसकी ग्रोथ के लिए 20 से 25, उससे कम है ये। टिलरिंग के लिए अगर मैं बात करूं, ये लोअर टिलरिंग के लिए, टिलरिंग के लिए कितना चाहिए भाई, 16 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस। ये तो ऑप्टिमम से कम नीचे चला गया। केवल एक टिलरिंग वाली स्टेज ऐसी है जहां पर इसको कम टेम्परेचर चाहिए, और यही इसका मेन फैक्टर है। आपने अक्सर देखा होगा गेहूं को सिर्फ और सिर्फ रबी सीजन में ही उगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस है टिलरिंग स्टेज पर, वो रबी सीजन में मिल पाएगा। आप चाहो तो गेहूं को अभी खरीफ सीजन में उगा कर देना, उगा करके देख लेना, गेहूं की जर्मिनेशन तो हो जाएगा, 20-25 डिग्री सेल्सियस उसको मिल जाएगा जर्मिनेशन के लिए, लेकिन उसमें टिलरिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो टेम्परेचर उसको मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्रेन फॉर्मेशन के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेन फॉर्मेशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रेन फॉर्मेशन, दाना किस टेम्परेचर पे बनता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि जो दाना है वो एग्जैक्ट 23.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनेगा, एग्जैक्ट 23.5, लेकिन किताबों की बात करें तो उसमें 23 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, तो आप वो याद रखो। वैसे तो एग्जैक्ट जो अपने एक्सपर्ट वगैरह वो कहते हैं कि 23.5 से 24 भी होगा ना तो ग्रेन फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, अच्छा, इंडिया के अंदर जो गेहूं है उसको रबी सीजन में ग्रो किया जाता है। इन इंडिया के अंदर इसको ग्रो किया जाता है रबी सीजन में, ग्रोन इन रबी सीजन। रबी मतलब विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम में ही इसको ग्रो किया जाता है। मिट्टी की अगर बात की जाए तो मिट्टी कैसी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, लोम और क्ले लोम बढ़िया सॉइल है इसके लिए। वैसे तो गेहूं की खेती एलुवियल सॉइल हो, इंडो गंगेटिक प्लेन वाली किसी भी जगह पर इसकी खेती हो जाती है, लेकिन इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते गेहूं की मिट्टी को लेकर के। तो वेल ड्रेन्ड लोम एंड क्ले लोम सॉइल बढ़िया है। ठीक है, इसके अलावा तो हम बात करें तो जो बेस्ट है वो आपकी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे बढ़िया मानी जाती है, उसमें आप खेती करो इसकी। ठीक है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स वगैरह में पूरा एलुवियल सॉइल ही तो है। चलो, सोइंग टाइम की हम बात करें, कब हमें बुवाई करनी चाहिए इसकी। सोइंग टाइम देख लो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, सोइंग टाइम। देखिए, इरीगेटेड टाइमली सोइंग हमको करना है तो नवंबर के दूसरे हफ्ते में आप बुवाई कर दीजिए। आपके पास, आपको पता है गेहूं जो है वो एक इरीगेटेड क्रॉप है, तो इरीगेशन की तो जरूरत है ही। तो इरीगेटेड सोइंग है, इरीगेटेड कंडीशन है और टाइमली सोइंग कर रहे हैं, समय पर बुवाई कर रहे हैं, तो आपको 15 अक्टूबर 14 से 15 अक्टूबर के बीच में, या कहें अपन सेकेंड वीक ऑफ दिस नवंबर के
दूसरे हफ्ते में आप बुवाई कर दीजिए, ठीक है। और इरीगेटेड में आप लेट सोइंग कर रहे हैं तो इरीगेटेड कंडीशन है और लेट बुवाई कर रहे हैं तो फिर आपको दिसंबर तक जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर 15 दिसंबर तक बुवाई कर सकते हैं अगर आप लेट सोइंग कर रहे हैं तो, ठीक है भाई। चलो उसके बाद हम बात करें यहाँ पर सोइंग डेप्थ की, कि कितनी गहराई पर बोना है, सोइंग डेप्थ, ठीक है। सोइंग मेथड तो आप सबको पता है, अब ब्रॉडकास्टिंग से कोई नहीं करता, हर कोई सीड ड्रिल से लाइन सोइंग करता है, ठीक है। अब हम बात करें सोइंग डेप्थ। सोइंग डेप्थ यूजुअली हम 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ पर रखते हैं इसकी, 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए बस, इससे ज़्यादा गहराई पर मत बोइए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सोइंग मेथड भी लिख लो, चलो सोइंग मेथड किस तरीके से आपको बुवाई करनी है, तो भाई यहाँ पर आप सीड ड्रिल से कीजिए, सीड ड्रिल से आप बुवाई कीजिए, ठीक है। लाइन सोइंग हमको करनी है। अब लाइन सोइंग करनी है तो स्पेसिंग बताइए कितनी स्पेसिंग रखी जाती है, ये स्पेसिंग पर लगा दीजिए IMP, क्योंकि इस स्पेसिंग पर क्वेश्चन बनते हैं। कितनी रखनी है स्पेसिंग, 22.5, ये रो टू रो डिस्टेंस है, रो टू रो डिस्टेंस 22.5 सेंटीमीटर। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीड ड्रिल से जब आप बोगे तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल। इसलिए यूजुअली प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस पर क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, ठीक है। इस बात को याद रखना बाय द सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल से आपकी अगर आप गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर सकते। हाँ, अगर मान लीजिए आप डिबलिंग मेथड से कर रहे हो, जैसे आपके डिबलिंग मेथड का यूजुअली छोटे एरिया में किया जाता है, उसमें क्या होता है भाई, एक एक हाथ से मतलब अपना बीज लो, एक एक बीज अपने हाथों से प्लेस करो। तो डिबलिंग मेथड में आप पॉसिबल है, ये जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है इसको आप मेंटेन कर सकते हो। किस मेथड में, ओनली इन दी डिबलिंग मेथड, केवल डिबलिंग मेथड में आप इसको मेंटेन कर सकते हो। जैसे आपने रिसर्च फार्म वगैरह हो गए, कॉलेज में आपने रिसर्च वगैरह का यूज़ किया होगा, थीसिस वगैरह में कभी ऐसा होता है तो वहाँ पर आपने अपनी कोई रिसर्च ट्रायल डाली होगी, वहाँ पर डिबलिंग मेथड से ही होता है, लेबर करती है, तो वो एक एक अपने हाथों से वही सीड को प्लेस करते, तो वहाँ पर तो आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। कितनी रखनी चाहिए, 10 से 15 सेंटीमीटर। तो वैसे तो सीड ड्रिल से अगर आप कर रहे हो तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कमर्शियल लेवल पर बड़े पैमाने पर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन नहीं की जाती, केवल रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन करनी है। लेकिन छोटे लेवल पे कर रहे हो डिबलिंग मेथड से कर सकते हो, 10 से 15 सेंटीमीटर आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बना सकते हो। अब बात करें अपन यहाँ पर सीड रेट की, सीड रेट पर लगा हुआ IMP, सीड रेट से भी क्वेश्चन बनते हैं। सीड रेट है इसकी 100 किलो, 100 kg पर हेक्टेयर, 100 kg पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट है। अगर टाइमली सोइंग कर रहे हैं तो, अगर आप लेट सोइंग जाते हैं, ये जो है वो आपकी टाइमली सोइंग के लिए है, समय पर बुवाई कर रहे हो तो। अगर आप लेट सोइंग करते हो तो फिर 25 किलो बढ़ा दीजिए, लेट सोइंग कर रहे हैं तो 125 kg पर हेक्टेयर हो जाएगी, ठीक है। चलो NPK की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये रेशो कितना दिया जाता है, NPK का रेशो बड़ा पॉपुलर है इसमें, 120-60-40, 120-60-40 kg पर हेक्टेयर। और ये तो आपको पता ही है, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये पूरा की पूरा डोज दे दिया जाता है एक ही बार में, जब बुवाई होती है ना सोइंग के टाइम पर ही पोटेशियम और फॉस्फोरस का पूरा डोज दे दिया जाता है, और नाइट्रोजन का आधा दिया जाता है, बाकी का आधा डोज जो है वो बाकी की दूसरी स्टेज में दे देते हैं, ठीक। ये तो है भाई, ये कब है आपका टाइमली सोइंग अगर आप कर रहे हो तो, अगर टाइमली सोइंग है तो आपको ये रेशो रखना है। और अगर मान लीजिए आप लेट सोइंग कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर 25% नाइट्रोजन कम कर देनी है। कितनी, 25% आप नाइट्रोजन यहाँ पर कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 80-60-40 kg। सीड रेट में 25% आपको बढ़ा देना है और इसमें 25% नाइट्रोजन कम कर देना है लेट सोइंग के केस में। और अगर मान लीजिए जिंक की कमी है, इन केस ऑफ जिंक डेफिशिएंसी, अगर जिंक की कमी है तो आप यहाँ पर ZnSO4 का यूज़ कीजिए। ZnSO4 कितना, 25 किलो के हिसाब से @25 kg पर हेक्टेयर, इतना आप ZnSO4 का यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाओ भाई इरिगेशन पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन मैनेजमेंट। इरिगेशन मैनेजमेंट कैसे होता है भाई, इरिगेशन मैनेजमेंट वो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इरिगेशन कितने देने हैं ये तो डिपेंड करता है कि भाई कितनी व्यवस्था है आपके पास सिंचाई की, इरिगेशन अवेलेबिलिटी क्या है, उसी हिसाब से नंबर डिसाइड किए जाएंगे। वैसे
कितने दिए जाते हैं? मान लीजिए हमारे पास भरपूर व्यवस्था है इरिगेशन की, आप तो बताइए कितने देने हैं। तो मैक्सिमम आप 6 इरिगेशन दे सकते हो। मैक्सिमम नंबर जो इरिगेशन किया वो कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इरिगेशन, गेहूं में आप कितने इरिगेशन दे सकते हो? मैक्सिमम 6। हालांकि बहुत कम लोग देते हैं 6, लेकिन मैक्सिमम कितने दे सकते हो? तो 6 दे सकते हैं। तो वो 6 कौन कौन सी स्टेज पर दिए जाते हैं वो देख लीजिए। क्रिटिकल स्टेजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इसको। क्रिटिकल स्टेजेस कौन कौन सी हैं, दिन याद रखना है, स्टेज का नाम याद रखना है, ठीक है। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ द इरिगेशन, तो वो 6 स्टेजेस कौन कौन सी हैं उनके नाम बताइए। इसमें सबसे पहली है आपकी CRI, इसके मैं बारे में अभी चर्चा कर चुके थे अपन, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। क्या कहते हैं इसको? क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ये 20 से लेकर के 25 दिन बाद होती है, ये 20 से 25 दिन बाद आती है। उसके बाद फिर दूसरी है आपकी टिलरिंग स्टेज, दूसरी है टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज आपकी कब आती है? इसमें ऐड कर दो, जैसे 20 से 25 दिन, इसमें 20 से 25 दिन और ऐड कर दो तो 40 से 45 दिन हो जाएगा, ये 40 to 45 डेज, ठीक है। उसके बाद तीसरी है आपकी लेट ज्वाइनिंग स्टेज, लेट ज्वाइनिंग स्टेज, लेट ज्वाइनिंग स्टेज। इसमें फिर ऐड कर दो अपन 20 से 25 दिन, तो ये हो जाएगा आपका 60 से 65, 60 to 65 DAS, ठीक, ये तीसरी हो गई। उसके बाद चौथे नंबर पे है आपकी फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज। लेट ज्वाइनिंग स्टेज की बात कौन सी आएगी भाई? फ्लावरिंग स्टेज आएगी। ये है आपकी 80 से 95 दिन बाद, 80 से 95 दिन बाद, ठीक, फ्लावरिंग स्टेज। इसके बाद फिर है आपकी मिल्किंग स्टेज, 5वीं मिल्किंग स्टेज, ठीक है। अब यहाँ से वो फंडा थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ेगा आपको, 20 से 25 दिन ऐड करने वाला। यहाँ पर है 110 से 115 दिन, 110 से 115 दिन बाद कौन सी है? मिल्किंग स्टेज। और लास्ट है आपकी ग्रेन फिलिंग स्टेज, जब दाना बनने लगता है तब, ग्रेन फिलिंग स्टेज, ठीक है। इसी को ग्रेन फिलिंग स्टेज को डफ स्टेज भी कहा जाता है, डफ स्टेज। ग्रेन फिलिंग स्टेज को क्या कहते हैं हम लोग? डफ स्टेज कहते हैं। ये 120 से 125 दिन बाद, 120 से 125 दिन बाद आप दे सकते हो। ये 6 स्टेज हैं। ये जो आपको 6 स्टेज दिख रही है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज वो सबसे पहली वाली है। आउट ऑफ दिस 6, ये जो 6 स्टेज हैं इरिगेशन की, इसमें जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वो है आपकी CRI स्टेज। अगर मान लीजिए आपके पास एक ही इरिगेशन की व्यवस्था है, केवल एक, तो आपको उसी को देना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 3 इरिगेशन है, तो एक तो आपको क्राउन रूट इनिशिएशन पे देना ही देना है, किसी भी हालत में देना ही देना है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इरिगेशन स्टेज क्राउन रूट इनिशिएशन पर तो देना ही देना पड़ेगा, कंपलसरी है वो, ठीक। चलो, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है भाई गेहूं पर? कितने पानी की जरूरत पड़ती है? टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट तो गेहूं के लिए टोटल वाटर रिक्वायरमेंट सेंटीमीटर में मापते हैं, 45 से 65 सेंटीमीटर, 45 से 65 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है गेहूं की, ठीक है भाई। उसके बाद आगे बढ़े अपन, अब आ जाओ वीड मैनेजमेंट पर। वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट में सच कुछ है नहीं ज़्यादा खास, क्योंकि वीड मैनेजमेंट में भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीड हैं उनकी अपन बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीड, कुछ 2-4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीड गेहूं के कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, जिसमें से एक है आपका कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस, कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस, वॉल्वुलस आर्वेंसिस। ये जो कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस है, इसे गेहूं में क्या कहा जाता है? इसको ऑब्जेक्शनेबल वीड कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्शनेबल बीड। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि भाई गेहूं का ऑब्जेक्शनेबल बीड कौन सा है, तो वो है कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस। पूछ लेते हैं गेहूं के एसोसिएटेड बीड बताइए, एसोसिएटेड बीड। तो गेहूं के एसोसिएटेड बीड कौन कौन से हैं, जिसमें से एक तो फेलेरिस माइनर है, फेलेरिस माइनर है, ठीक है। एक एविना फटुआ है, एविना फटुआ, कैसे तो नाम रखे हैं फटुआ, बताइए। एक चीनोपोडियम अल्बम है, चीनोपोडियम अल्बम,
ठीक है, चिनोपोडियम अल्बम हो गया। ऐसे हम बात करें हॉरिबल वीड्स, पूछ लेते हैं गेहूं के अंदर हॉरिबल वीड कौन सा है। तो गेहूं का हॉरिबल वीड है सोरगम हेल्पेंस, सोरगम हेल्पेंस, सोरगम हेल्पेंस, ये गेहूं का हॉरिबल वीड है। एक पूछ लेते हैं कि गेहूं का सैटेलाइट बीड बताइए कौन सा है, गेहूं का सैटेलाइट बीड। तो गेहूं का सैटेलाइट बीड है आपका फेलेरिस माइनर और एविना फटुआ दोनों, फेलेरिस माइनर एंड एविना फटुआ। तो फेलेरिस माइनर एंड एविना फटुआ ये दोनों क्या है भाई आपके गेहूं के सैटेलाइट बीड हैं। चलो अब बात करें भाई हर्बिसाइड की, तो गेहूं के अंदर जो मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज किया जाता है वो कौन सा है, वो है 2,4-D, बड़ा पॉपुलर है गेहूं के अंदर। मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला हर्बिसाइड गेहूं में कौन सा है हर्बिसाइड। और ये काहे के लिए, किस तरह के बीड को कंट्रोल करने के लिए, ब्रॉड लीफ बीड को कंट्रोल करने के लिए, फॉर ब्रॉड लीव्स बीड को कंट्रोल करने के लिए। तो वो है आपका 2,4-D, IMP लगा देना इस पर। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो हर्बिसाइड यूज किया जाता है वो 2,4-D है ब्रॉड लीफ बीड के लिए। जो आपकी नैरो लीफ बीड है जैसे कि फेलेरिस माइनर है, उसके लिए यूज किया जाता है आइसोप्रोटीरोन, आइसोप्रोटीरोन, IMP लगा दो इस पर, आइसोप्रोटीरोन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये किया जाता है आपका नैरो लीफ बीड्स के लिए, स्पेशली आपका फेलेरिस माइनर के लिए, स्पेशली किसके लिए, फेलेरिस माइनर के लिए है ये। गेहूं का मामा जो है ना फेलेरिस माइनर, तो गेहूं के मामा फेलेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए लगभग 1.5 किलो किया जाता है, 1.5 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट @ 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज किया जाता है। पंजाब हरियाणा में तो इतना आइसोप्रोटीरोन यूज किया गया है कि फेलेरिस माइनर रेजिस्टेंट हो चुका है, उसको कुछ होता ही नहीं है, तो वहां पर अब सल्फोसल्फिरोन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ हार्वेस्टिंग और इसकी यील्ड। देखो यील्ड वाला जो डाटा है उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यील्ड वाले डाटा को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यील्ड जो है वो वैरायटी टू वैरायटी डिफर करती है, अलग अलग होती है, किसी वैरायटी की यील्ड कितनी है, कभी किसी की कितनी है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, जब इसके ग्रेन एकदम से सूख जाए, हार्ड हो जाए और स्ट्रॉ जो है वो आपका ड्राई हो जाए, तब आपको हार्वेस्ट करना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए हार्वेस्टिंग स्टेज पर, 25 से 30%। ये इंपॉर्टेंट डाटा, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट इन द ग्रेन, ग्रेन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज, हार्वेस्टिंग स्टेज पर कितना होना चाहिए, 25 से लेकर के 30%, 25 से लेकर के 30%। ठीक है, और हार्वेस्टिंग के बाद फिर इसको स्टोर करोगे, तो एक क्वेश्चन स्टोरेज पूछ लेते हैं। स्टोरेज के दौरान मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि आपको पता है स्टोरेज के दौरान हमको मॉइस्चर को कम करना पड़ता है, ज़्यादा मॉइस्चर पर आपको स्टोर कर दोगे तो सारा गेहूँ सड़ जाएगा, आपने भी कई बार घर में सड़ते हुए देखा होगा। 12% तक इसको मॉइस्चर कंटेंट को लाइए, फिर उसके बाद स्टोर कीजिए। और यील्ड की हम बात करें तो यील्ड लिख लीजिए, बाकी का याद करने की कोई ज़रूरत ऐसा है नहीं। यील्ड है इसकी 40 से 45 क्विंटल, 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। अरे 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 छोड़ो, IMP क्यों लगा रहा है इसके ऊपर। तो ये तो भाई था गेहूं, गेहूं के ऊपर सारी जानकारी हमने ले ली है। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं वन लाइनर के फॉर्म में, तो वो तो आपको PDF मटेरियल में मिल जाएंगी, और हालांकि कुछ बचा नहीं है, सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली है। ठीक है भाई, चलो थैंक यू।